हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अचीव एक्सीलेंस इन कॉमर्स बाय मानसी जवेरी। सो आज हम हमारी लास्ट जितनी भी डेफिनेशन बची है उसको आज कंप्लीट कर देंगे। सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या तो इंस्टाग्राम आईडी मानसी जवेरी 23 पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। चलिए सो स्टार्ट करेंगे। डेफिनेशन नंबर 41, डेप्रिशिएशन। सो डेप्रिशिएशन किसे कहेंगे? मोस्टली आपने कभी भी सुना है कि आपने डेप्रिशिएशन किसी को भी पे किया? नहीं ना। आपने बहुत बार सुना होगा कि सैलरी पे किया, वेजेस पे किया, कमीशन पे किया, रेंट पे किया। कभी भी आपने सुना है कि डेप्रिशिएशन पे किया? नहीं ना। क्लियर? तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि डेप्रिशिएशन जो है वो हम किसी को भी पे नहीं करते, वो एक्सपेंस तो है। डेप्रिशिएशन जो है वो एक्सपेंस तो है, पर किसी को भी हम पे नहीं करते हैं। सो देयरफॉर डेप्रिशिएशन इज नॉन कैश एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। हमेशा के लिए लर्न रखना है, डेप्रिशिएशन का जो भी आपका एक्सपेंस होता है वो आप किसी को भी कैश में पे नहीं करते हो। ठीक है, तो इसके लिए ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अभी आप सोचोगे ये क्या है कि किसी को पे भी नहीं करना है, एक्सपेंस भी है क्या चीज ये डेप्रिशिएशन? तो बहुत ही सिंपल है। देखो, किसी भी चीज की वजह से आपकी एसेट की जो वैल्यू होती है ना वो डिक्रीज होती जाती है। आपको पता ही है कि अगर आपके पास यहाँ पे बाइक है, कार है, कुछ भी है, सपोज आपने आज कार परचेज किया 5 लाख रुपीज का, आपने कार परचेज किया 5 लाख रुपीज का, ठीक है। 1 साल बाद उसको सेल करने जाओगे तो क्या 5 लाख रुपीज ही मिलेंगे आपको? नहीं ना, कुछ तो कम मिलेगा। तो ये क्यों कम मिलेगा? क्योंकि आपने कार का यूज किया है ना। ठीक है, अगर आपने कार का यूज नहीं भी किया है, वो कंडीशन में भी कार जो है वो पड़े पड़े खराब हो जाएगी, बिगड़ जाएगी, तो उसका जो जिस भी वजह से, मतलब आपने यूज किया नहीं किया, जिस भी वजह से आपकी कार की वैल्यू डिक्रीज हो गई, ठीक है, तो वो जो डिक्रीज है एसेट की वैल्यू में, जो भी डिक्रीज होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन। ठीक है, वो हर साल हम डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करते हैं एसेट में फिक्स परसेंटेज, या तो 10%, 5%, जो भी बोला है हमें। ठीक है, सो 5 लाख का 10%, 50,000 माइनस कर दो, तो एट द ईयर एंडिंग आपकी कार की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4,50,000। तो ये होता है डेप्रिशिएशन, कि आपकी जो भी एसेट है उसमें हर साल डिक्रीज होता है। तो वो जो डिक्रीज होता है उसको हम फिक्स परसेंटेज से कैलकुलेट कर लेंगे। उसकी मेथड्स भी है, वो हम इसी 11th में ही पार्ट 2 में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए। सो एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ असेट, every year the value of asset is reduced by certain rate। ठीक है, जो भी असेट होगी उसका सर्टेन रेट होगा, किसी का 15%, किसी का 10, किसी का 5, जो भी परसेंटेज दिया होगा वो रेट हम कैलकुलेट करेंगे सम के लिए। ठीक है, सो अमाउंट विच इज रिड्यूस, जो भी अमाउंट आपकी कम हुई है, एसेट में से जो भी अमाउंट आपकी कम हुई है, इज कॉल्ड एज डेप्रिशिएशन। उसे हम क्या बोलते हैं? डेप्रिशिएशन बोलते हैं। तो मोस्टली सारी फिक्स एसेट जो है उस पे डेप्रिशिएशन लगेगा ही लगेगा। सारी फिक्स एसेट पे जो है डेप्रिशिएशन लगेगा। मैं बोल रही हूँ मोस्टली, इसका मतलब कुछ ऐसी चीजें भी है जिसपे डेप्रिशिएशन नहीं लगेगा। तो वो होता है लैंड। लैंड की जो वैल्यू होती है ना वो मोस्टली इंक्रीज ही होती है। कभी भी आपने सुना कि आपके पास लैंड है तो उसकी जो वैल्यू है उसमें डिक्रीज हो गया, मतलब आपके पास 10 सालों से है और आज उसकी वैल्यू डिक्रीज हो गई, ऐसा तो कभी नहीं सुनते हो आप। ठीक है, सो लैंड जो है एक ऐसी चीज है जिसमें जितनी ज्यादा आप खेती करोगे उतनी ही ज्यादा उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। अगर आप खेती नहीं कर रहे हो, रेसिडेंशियल लैंड है, तो भी उसकी वैल्यू इंक्रीज ही होती है। तो इसके लिए हम कभी भी लैंड पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट नहीं करते, पर हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग एक साथ है तो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ बिल्डिंग भी है इसके लिए। चलिए, सो आई गेस आपको डेप्रिशिएशन समझ में आ गया है। आपके पास कोई भी एसेट है उसमें जिस भी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ठीक है, उसका सर्टेन रेट होगा और वो जो डिक्रीज हो रहा है उसे हम डेप्रिशिएशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद है बैड डेब्ट्स। अभी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बैड डेब्ट्स। ठीक है, डेप्रिशिएशन तो है ही इंपॉर्टेंट, वो हम पार्ट 2 में पूरा सीखेंगे, उसकी मेथड्स एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सारी चीज सीखेंगे। अभी सीखो बैड डेब्ट्स किसे बोलते हैं। तो आपको पता है कि जब हम सेल करते हैं, ये मैंने आपको सिखाया है कि जब हम सेल करते हैं वो 2 तरीके से होता है, एक तो कैश होगा और एक तो क्रेडिट होगा। ठीक है, सेल 2 तरीके से होता है, या तो कैश होगा या तो क्रेडिट होगा। अगर कैश है तो कोई इश्यू ही नहीं है, अगर कैश में सेल किया आपने तो कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आपने क्रेडिट पे सेल किया है, आपने ए को सेल किया क्रेडिट पे, आपने बी को किया, आपने सी को किया, डी को किया, ई एफ जो भी है जितने भी लोग हैं आपने क्रेडिट पे सेल किया, ठीक है,
तो सपोज यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखी है, मैं लिख रही हूँ 10,000, 40,000, 50,000 एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे 7,000, जो भी मुझे लिखना था मैंने लिख दिया, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल लिखा है। चलो सो ये आपने क्रेडिट पे सेल किया है। अभी कभी कभी क्या होता है ना कि ये जितने भी लोगों को आपने क्रेडिट पे सेल किया है, ये सारे लोग आपको पैसा नहीं देंगे। कोई लोग ऐसे होंगे, एक या दो, ठीक है, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, जो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन वीक होने की वजह से आपको अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे समझो कि सपोज ये सी है, उसके पास से आपको लेना है 50,000, अभी उसके पास पैसा नहीं है, ये आपको 50,000 पे नहीं कर पाएगा, तो वो जो अमाउंट आपको नहीं मिलेगी इसमें से, वो आपके लिए बैड डेब्ट्स है, ठीक है, वो आपके लिए बैड डेब्ट्स होगा। चलिए सो समझते हैं उसको डेफिनेशन के थ्रू। सो मैनी टाइम डेटर ऑफ बिजनेस, ठीक है, डेटर मतलब कौन, जिसको आपने क्रेडिट पे सेल किया था, तो उसके लिए मैंने डेटर किसे बोलते हैं वो नहीं लिखा, क्योंकि मैंने डेटर्स ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। सो मेनी टाइम्स डेटर ऑफ बिजनेस में नॉट बी इन अ पोजिशन टू पे फुल अमाउंट ड्यू टू हिज वीक फाइनेंशियल कंडीशन। अभी कभी कभी क्या होता है, ये सारे हमारे डेटर्स है क्योंकि हमने उनको क्रेडिट पे सेल किया है, ABCD ये सारे हमारे डेटर्स है। तो कभी कभी क्या होगा कि कोई हमारा डेटर जो है वो फुल अमाउंट जो पे करना है उससे हमें, वो पे नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो नहीं पे कर पाएगा। So if the amount is not collected even after the necessary effort, the amount which is not received is known as bad debts। अभी क्या लिखा है कि अगर आपने उसको एक बार कॉल किया और उसने बोला नहीं है पैसा, तो आप क्या उसे बैड डेब्ट्स कंसिडर कर लोगे क्या? नहीं ना। तो बैड डेब्ट्स कब आप कंसिडर करोगे? तो आप नेसेसरी एफर्ट करेंगे, ठीक है, उसको 2-3 बार कॉल करेंगे, उसके घर पे जाएंगे, उसका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है वो देखेंगे, आप समझेंगे, ठीक है। फिर अगर फिर भी आपने बहुत ट्राई किया, फिर भी अगर ये पैसा, अगर 50,000 में से उसने 10,000 दे दिया सपोज, ठीक है, फिर वो कुछ भी आप करो, फिर आपको 40,000 मिलने ही नहीं वाले, समझो, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? बैड डेब्ट्स हो जाएगा 40,000। समझ में आया? तो आपको नेसेसरी एफर्ट करना है पैसा लेने के लिए, फिर भी नहीं मिलता है, तो वो आपके लिए बैड डेब्ट्स हो जाएगा। क्लियर? अभी ये बैड डेब्ट्स जो है, मतलब ये जो आपको 40,000 नहीं मिला, आपको 50,000 लेने थे, आपने बहुत कॉल किया तो 10,000 मिल गया, ठीक है। अभी 40,000 आप कुछ भी करो, वो अपना सब कुछ भी बेच देगा तो भी आपको 40,000 नहीं दे पाएगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो वो वाली कंडीशन में आपके लिए बैड डेब्ट्स हो गई। और ये बैड डेब्ट्स जो है 40,000, क्या आपको ये किसी को पे करना है? नहीं ना, ये तो एक्सपेंस नहीं है, ये आपको ये 40,000 किसी को पे नहीं करना है, तो ये एक्सपेंस नहीं है। तो ये क्या हो गया आपको? बैड डेब्ट्स मतलब लॉस। अच्छे से समझ लो, बैड डेब्ट्स का मतलब आपको लॉस हो गया। ये डेटर्स जो सी है, जिसको आपने इतना ज्यादा सेल किया था, उसमें 40,000 आपको नहीं मिलेगा, तो ये आपके बिजनेस को लॉस हो गया। अगर आपने लिखा कि बैड डेब्ट्स इज एक्सपेंस फॉर बिजनेस, देन इट इज रॉन्ग। ये हमें किसी को तो पे करना ही नहीं है ना, ठीक है, तो ये इसके लिए लॉस है। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, पर कैसा एक्सपेंस है? नॉन कैश एक्सपेंस, क्योंकि ये भी हमें किसी को कैश में पे करना नहीं होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि हमारी एसेट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो ये जो डिक्रीज हुआ उसे हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। चलिए, सो आई गेस आपको दोनों समझ में आ गया है। सो अगर डेप्रिसिएशन है तो नॉन कैश एक्सपेंस, एंड बैड डेब्ट्स है तो लॉस फॉर बिजनेस, ठीक है। और बैड डेब्ट्स मतलब क्या? डेटर्स के पास से जो पैसा लेना था, हमें सेल हमने किया था ना क्रेडिट पे, वो पैसा जो भी लेना था उसमें से जितनी भी अमाउंट आपको नहीं रिसीव हुई, वो अमाउंट हमारे लिए बैड डेब्ट्स हो जाएगी। चलिए, सिंपल था। नेक्स्ट आगे देखेंगे सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसे कहेंगे? सो इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु पेज हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली एंड हुज असेट्स आर मोर देन लायबिलिटीज, दैट पर्सन इज नोन एज सॉल्वेंट पर्सन। सो सॉल्वेंट पर्सन क्या होता है? तो वो पर्सन जो अपने जो लायबिलिटीज है वो रेगुलरली पे करता हो, ठीक है। पर्सन जो है, यहाँ पे हमने देखा ABCD के पास से हमें पैसा लेना, हमें सेल किया है ना ABCD को। सो A एंड B जो है वो बहुत ही रेगुलर पर्सन है, A एंड B बहुत ही रेगुलर पर्सन है। उसने बोला 1 मंथ में दे देगा, B ने बोला 1 मंथ में दे देगा, तो दोनों जो है वो रेगुलरली पे कर रहे हैं उसकी अमाउंट, तो वो सॉल्वेंट होंगे। और उसके साथ क्या होना चाहिए? तो उनकी जो असेट है वो उनकी लायबिलिटी से ज्यादा होनी चाहिए। तो सपोज एक ही बात करते हैं, सिर्फ एक ही बात करेंगे। सो एक ही जो असेट है, एक ही जो असेट्स है वो सपोज 5 लाख रुपीज है, 5 लाख की उसके पास असेट है, और उसके सामने उसकी लायबिलिटीज उसको पे करना है वो सिर्फ 2 लाख है,
उसको लोगों को पे करना है सिर्फ 2 लाख रुपीज, और उसके एसेट ज्यादा है ना, तो एसेट सेल करके ये लाइबिलिटीज पे कर देगा, तो वो जो पर्सन है मतलब ए जो है वो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। समझ में आया? बी का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, सेम होगा, ठीक है, उसके पास एसेट ज्यादा होगी लाइबिलिटीज से, तो वो सॉल्वेंट हो गया। क्लियर? अब बात करेंगे इंसॉल्वेंट की। आपने बहुत बार सुना होगा कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको एग्जांपल्स पूछूंगी, धीरे धीरे आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। चलो तो पहले समझते हैं इंसॉल्वेंट कहते किसे है। तो इन अकाउंटिंग अ पर्सन हु डज नॉट पे हिज फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस रेगुलरली, इट मीन्स ही इज नॉट इन अ पोजिशन to pay these obligations and whose assets are less than liabilities, that person is known as insolvent person। तो बहुत ही सिंपल है, जो भी पर्सन अपनी लाइबिलिटीज जो है वो रेगुलरली पे नहीं कर रहा है, जैसे कि सी को ले लो, आपने कितने कॉल किए सी को, पैसा दे दो पैसा दे दो, रेगुलरली पे नहीं कर रहा है, आपने टाइम पीरियड भी दिया फिर भी उसने पे नहीं किया ना आपको पैसा, जैसे तैसे, तो 10,000 आप लेके आए, फिर वो बाकी के पैसे तो दे ही नहीं रहा है रेगुलरली। अब क्या हुआ, उसकी जो असेट है, अभी उसकी जो असेट्स है वो सपोज है 2 लाख, उसकी असेट्स 2 लाख है, उसके सामने उसकी लायबिलिटीज जो है, लोगों को जो पैसा पे करना है वो 6 लाख है, उसकी एसेट 2 लाख ही और उसकी लायबिलिटीज जो है उसके सामने वो 6 लाख रुपीज हो गई। सारी की सारी असेट सेल कर देगा तो भी अपनी लायबिलिटीज पे नहीं कर पाएगा। मैंने बोला ना ये 40,000 आप कुछ भी कर लो नहीं मिलेगा आपको भी। तो ये पर्सन जो है वो इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाएगा, जिसकी असेट कम हो किससे, उसकी लायबिलिटीज से, तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट पर्सन कहलाएगा। अभी क्या है ना, ये जो पर्सन सी है वो खुद को नहीं बोल सकता कि मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता। ये कभी भी ऐसा हो सकता है क्या? वरना तो ये डी भी बोल देगा मैं इंसॉल्वेंट हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता। ऐसा होता है? नहीं। कोई पर्सन इंसॉल्वेंट कब होता है, तो यहाँ पे लिखा है अनलेस द पर्सन इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। ठीक है, कोई भी पर्सन को अगर कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है, तब तक ही कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इंसॉल्वेंट। अगर सी को कोर्ट में इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया गया है तो आप जो है उसी को इंसॉल्वेंट नहीं मान सकते हो। ठीक है, ये कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि वो सॉल्वेंट है या इंसॉल्वेंट है या नहीं है। क्लियर? चलिए, सो ऐसे कौन से पर्सन्स हैं इंडिया में जो इंसॉल्वेंट हो गए हैं? आपको नेम मोस्टली माइंड में आ ही रहे होंगे, तो लिखते जाइए कमेंट में इंसॉल्वेंट पर्सन और उसके नेम। बहुत सारे लोग हैं, ढूंढ के लिखते जाओ कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो हर बार हम बोलते हैं ना कि हम रूल सीखेंगे सेकेंड लेसन में डेबिट क्रेडिट के। तो डेबिट क्रेडिट क्यों होता है? तो हम जो अकाउंट्स लिखेंगे वो ड्यूअल एंट्री सिस्टम से लिखते हैं। ठीक है, हम देसीनामा सिस्टम से अभी नहीं लिखते अकाउंट्स, हम ड्यूअल एंट्री को फॉलो करते हैं। ड्यूअल एंट्री मतलब 2 इफेक्ट देंगे, हर एक ट्रांजेक्शन की 2 एंट्री, ड्यूअल इफेक्ट, डबल एंट्री। ठीक है, सो पहला होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट। ठीक है, सो क्या है उसकी डेफिनेशन? एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 इफेक्ट इन डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी ट्रांजेक्शन होगा हम उसकी 2 एंट्री देंगे, क्रेडिट एंड डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, अभी इन अकाउंटिंग 2 साइड्स आर यूज, हम 2 साइड का यूज करते हैं। ये वाली जो होती है डेबिट साइड और ये वाली जो होती है वो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो यही आपको डेफिनेशन में लिखना है। द लेफ्ट हैंड साइड इन अकाउंटिंग इज कॉल्ड डेबिट साइड। ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? हमारी डेबिट साइड। और ये जो राइट हैंड साइड होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी? आपकी क्रेडिट साइड। तो ये डेबिट क्रेडिट ऐसे लिखा जाता है, यहाँ पे अकाउंट्स बनेगा। ठीक है, वो हम सीखेंगे, पार्ट 1 में ही सीखेंगे। तो ये हो गया डेबिट एंड क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड को आप डेबिट बोलोगे, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड बोलेंगे। क्लियर? चलिए, लास्ट होता है अकाउंट। अकाउंट प्रिपेयर करना, किसी भी पर्सन का या किसी भी चीज का। ठीक है, हम अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो या तो वो कोई आइटम हो सकती है या तो वो पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, सो कोई भी ट्रांजेक्शन बार बार होते, कोई भी ट्रांजेक्शन, सपोज यहाँ पे ले लो, ए के साथ आप बहुत बार ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ए का आप अकाउंट बना दोगे ना, ए को कितना पैसा देना है, लेना है, जो भी कुछ है आप अकाउंट्स बना के देख लोगे ना। तो ये पर्सन का भी हो सकता है, आइटम का भी हो सकता है। आइटम का कैसे हो सकता है? जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट। ठीक है, तो ये सारे अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं। इससे क्या होता है? एट द वन प्लेस एंड फ्रॉम वेयर द समरी ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ दैट आइटम और पर्सन कैन बी ऑब्टेन, इट इज कॉल्ड अकाउंट। अगर आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हो तो एक ही जगह पे आपको समरी मिल जाएगी पूरे के पूरे अकाउंट्स की, मतलब एक के पास कितना पैसा लेना है, कितना देना है, सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और इससे जो हम
बनाएंगे उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। क्लियर? चलिए, तो ये थी आपकी 46 तक डेफिनेशन। यहाँ पे आज हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए, कोई भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप इंस्टाग्राम आईडी mansizovery23 पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।